गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों 12वीं भौतिक विज्ञान में दूसरा चैप्टर हम शुरू कर चुके थे। आशा करता हूँ कि पहला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और दूसरे चैप्टर की पहली कक्षा भी भलीभांति समझ में आ गई होगी। अब पिछली कक्षा में बच्चों अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़ा था? विद्युत फ्लक्स। उसके कुछ विद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़ा था। पुनः देखें तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से रिवाइज करें। तो अपन ने पढ़ा था फ्लक्स का सूत्र ये पढ़ा था, याद करो, E.ds। एक तो ये पढ़ा था। फिर अपन ने 3 तरह के आवेश घनत्व पढ़े थे। तो आवेश घनत्व थे लैम्बडा बराबर Q बट्टा L, सिग्मा बराबर Q बट्टा एरिया और रो आयतन वाले के लिए Q बट्टा वॉल्यूम। ये अपन ने पिछली कक्षा में पढ़े थे। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे सुनिएगा ध्यान से। तो ये अपन ने पढ़े थे, इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। ठीक है, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि ये जो आवेश घनत्व थे, जितने भी आवेश समान रूप से रेखीय आवेश घनत्व, ये आवेश घनत्व थे, तो आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना भाई। तो पुनः इसकी अपन देखें तो इसका चार्ट बनेगा भाई, और इसको शॉर्ट में ही अपन आज खत्म कर देंगे। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसको शॉर्ट में ही खत्म करेंगे। पिछली कक्षा में अपन देखा था, चूंकि हम जानते हैं, तो किस किस के कारण? पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट, तीसरा आयतन आवेश घनत्व, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जो है उसमें यूज आएगा। तो बच्चों अपने को पता है, चूंकि हम जानते हैं कि लैम्बडा बराबर क्या था, dq बट्टा dl। क्या था भाई? dq बट्टा dl था भाई। क्लियर है यहाँ तक? था कि नहीं था भाई? बिल्कुल था। तो यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि अपन ने देखा था, अब अपने को पता है, सुनना ध्यान से, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश, एक समझ में आ जाएगा, बाकी आ जाएंगे। मैंने कहा भाई dq बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर लैम्बडा dl। क्लियर? अब मैंने कहा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो आपने कहा सर F बट्टा Q। विद्युत क्षेत्र कितना होगा? F बट्टा Q। अब F का मान अगर किसी आवेश की तुलना करके निकालेंगे, सुनिएगा ध्यान से। क्लियर? तो देखो, ये तो होगी समीकरण 1, ये होगी 2, सूत्र ये होता है। अब dq पे कोई बल की बात करे, सुनना भाई, मेरी बात सुनना ध्यान से। तो dq पे अगर बल की कोई बात करेगा, तो dq पे बल क्या आएगा, जल्दी बताओ। dq पे अगर कोई बल की बात करेगा तो ये बल कितना आएगा, या अपन इसको दूसरे शब्दों में कहें, मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ आपको, कि अगर ये मान के चलो कि dq बराबर L dl आ गया, चलो ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मान के चलो इस dq पे किसी आवेश q के कारण बल कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर ये तो पता है, k q नॉट dq बट्टा r स्क्वायर और r कैप। क्लियर भाई? आप कह दोगे इतना, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं पुनः अगर इसको चेंज करने की कोशिश करूँ, आप ऐसे भी कह सकते हो। पुनः आप देखो कि मैं ये कह सकता हूँ कि dq बराबर लैम्बडा dl है, तो मैं विद्युत क्षेत्र का सूत्र अगर लिखना चाहूँ तो k अल्प विद्युत क्षेत्र k dq बट्टा r स्क्वायर की पावर r कैप, समीकरण 1 तथा 2 से कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो।
तो डी ई जो है बेटा क्या हुआ, के जो अपने को पता है कितना होता है, ये हो जाएगा लैम्बडा डी एल बटा आर स्क्वायर आर कैप संपूर्ण सतह के लिए, संपूर्ण सतह से। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इधर डी ई, इधर के की जगह अपन लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा लैम्बडा डी एल बट्टा आर स्क्वायर और आर कैप। संपूर्ण सतह से विद्युत क्षेत्र ई क्या होगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये अपन ने यहाँ तक देखा, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार सबका कर लो, इसी प्रकार देख लो वापस। बच्चों इधर देखो, मैंने कहा लैम्बडा बराबर डी क्यू बटा डी एल, डी क्यू बराबर लैम्बडा डी एल, डी ई जो है के क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप होता है, अल्प अल्प विद्युत क्षेत्र डी क्यू के कारण। अब देखो डी ई जो है, इसको मैंने के डी क्यू का मान यहाँ से रख दिया लैम्बडा डी एल आर स्क्वायर और आर कैप, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है ना, तो अल्प है आवेश, तो डी क्यू लिख दिया क्यू की जगह। ये हो गया, समाकलन किया तो इधर तो समाकलन हो गया ई हो गया, और इधर समाकलन किया तो लैम्बडा डी एल आर स्क्वायर आर कैप, और के को मैंने लिखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार सीधा मैं अगर करना चाहूँ तो बाकियों के लिए भी कर सकते हैं। जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये अब आ गया सिग्मा, सिग्मा क्या था, डी क्यू बटा डी ए। अब क्या है, डी क्यू कितना आ गया, सिग्मा डी ए, ये हो गया समीकरण 1। अब अपने को विद्युत क्षेत्र का सूत्र पता है, के क्यू बट्टा कितना है, के डी क्यू बट्टा आर स्क्वायर और आर कैप। तो समीकरण 1 व 2 से वही मेथड है, तो डी ई कितना हुआ, के सिग्मा डी ए बट्टा आर स्क्वायर आर कैप समीकरण 3। संपूर्ण सतह के लिए दोनों तरफ समाकलन होगा, ये तो संपूर्ण सतह के लिए हो जाएगा ई, और इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन सिग्मा डी ए बट्टा आर स्क्वायर आर कैप, ये हो गया समीकरण 4। देख लो भाई, संपूर्ण सतह के लिए के की जगह मैंने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा बस। अगला रो डी क्यू बट्टा डी वी, डी क्यू बराबर रो डी वी, डी ई कितना होगा, के डी क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर कैप, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसी से ये आ गई, और ये तो लिख ही रहे सबके लिए। समीकरण 1 व 2 से डी ई जो होगा वो हो जाएगा के रो डी वी बटा आर स्क्वायर आर कैप। संपूर्ण सतह के लिए, संपूर्ण सतह के लिए की बात करें तो ये हो जाएगा टोटल सतह के लिए ई, के की जगह मैं लिख देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी बटा आर स्क्वायर आर कैप। इन जो अंतिम सूत्र है बेटा, अंतिम सूत्र से कई बार सवाल आया हुआ है, जनरली न्यूमेरिकल आता है, और किस में आता है, कंपटीशन में आता है। किस में आता है भाई, कंपटीशन में आता है। इसलिए ये जो अंतिम सूत्र है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अति इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ अगला टॉपिक अपन शुरू करेंगे, ध्यान से देखो इसको एक बार जल्दी से, फिर अपन अगला टॉपिक शुरू करेंगे। जो चैप्टर का नाम है वही टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है वही टॉपिक है। तो मेरे हिसाब से एक समझ में आ गया, बाकी वैसे के वैसे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा शानदार चैप्टर तैयार हो जाएगा कि बेटा आपको क्या मज़ा आ जाएगा। अगला है गाउस का नियम। अगला टॉपिक है गाउस का नियम। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं GAU, गॉस। ठीक है, गाउस का नियम।
तो भाई गाउस का नियम जो है, या गाउस का कथन, नियम कह दो, कथन कह दो, प्रमेय कह दो, कुछ भी कह दो, बात आ रही समझ में? तो गाउस का नियम जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो कथन है या नियम है वो क्या है? गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो फ्लक्स है, गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो फ्लक्स है, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीज गणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का क्या होता है? अनुपात होता है। स्टैंडर्ड परिभाषा है, काफ़ी किताबों में ये जो परिभाषा है बच्चों बड़ी गलत लिखी हुई होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उस पृष्ठ में उपस्थित कुल फ्लक्स, उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, ठीक है, उस पृष्ठ में उपस्थित या पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, या पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पृष्ठ उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेशों के बीज गणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। अर्थात फाई बराबर समेशन क्यू, आवेशों का बीज गणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? अनुपात होता है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसके अंदर ये भी मार्क कर सकता हूँ कि फ्लक्स फाई ब्रैकेट में, कुल आवेशों का बीज गणितीय योग मतलब समेशन क्यू, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, और निर्वात की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये अपन ने इस तरह से कर दिया, सूत्र लगा दिया, अर्थात फाई बराबर समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम जानते हैं फाई कितना होता है बंद पृष्ठ से, ई डॉट डी एस, अतः समीकरण 1 व 2 से क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम है बेटा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, वेरी की पावर इन्फानाइट महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण बोलो उतना कम है। ये गाउस के नियम का कथन है, नियम है, कुछ भी बोलो, ये कथन है या नियम है, बड़े ही काम की चीज़ है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको दिमाग में रखो। आगे की सारी कहानी इस सूत्र से हल होगी, आगे की सारी कहानी यहाँ से हल होगी, इसलिए आपको सावधान रहना है। ये डेरिवेशन या ये कथन जो है 1 नंबर का अक्सर पेपर में आता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ध्यान से देखें, देखो
इस सूत्र की व्युत्पत्ति अपने को करनी है और इस पर कुछ सवाल भी करने हैं, तो अगले पेज से अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। पहला कि मान के चलो ये कोई गाउसीय पृष्ठ है। तो गाउसीय पृष्ठ जो होता है वो कैसा होता है? सदैव सममित होता है। आप हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ड आएगा गाउसीय पृष्ठ, तो गाउसीय पृष्ठ जो होता है, मैं इधर बता देता हूँ लाइन से, फिर वाई नहीं है। गाउसीय पृष्ठ जो होता है वो हमेशा सममित होता है। कैसा होता है? सममित होता है। क्या क्या होगा इसमें? तो घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, गोला हो सकता है, बेलन हो सकता है। ये सममित आकृतियाँ गाउसीय पृष्ठ होती है, ये ध्यान रखना। क्लियर? इससे कंफ्यूज मत होना। तो कॉन्सेप्ट में मैं जब बात कर रहा था, सममित होते और घन, घनाभ, गोला, बेलन ये होते हैं जनरली। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई आवेश है, मान के चलो Q1 माइनस Q2 और Q3, तो फ्लक्स कितना होगा? तो आप कहोगे सर फाई फ्लक्स जो है समेसन Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, और यदि समेसन Q मतलब Q1 माइनस Q2 बीजगणितीय योग, इसका आ गया शून्य। बीजगणितीय योग कितना है? शून्य। तो निश्चित रूप से फाई भी कितना होगा? शून्य। भले ही आवेश है पर फ्लक्स कितना होगा? ज़ीरो, क्योंकि उनका बीजगणितीय योग कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। क्लियर है भाई यहाँ तक केस? पहला। दूसरा सवाल, मैंने इसके यहाँ पे इसी सवाल में मैंने यहाँ पे Q4 आवेश बनाया। गोलीय गाउसीय पृष्ठ से Q4 के कारण, गोलीय गाउसीय पृष्ठ से निर्गत, यहाँ मैं लिख देता हूँ आवेश Q4 के कारण, ऐसे लिख देता हूँ, आवेश Q4 के कारण गोलीय गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होगा फाई बराबर समेसन Q बटा एप्सिलॉन नॉट। चूँकि वह आवेश इसके अंदर परिबद्ध नहीं है, बाहर है, तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ। चूँकि वो आवेश जो है बाहर है, इसलिए मैं सीधा लिख सकता हूँ कुल फ्लक्स बराबर ज़ीरो, क्योंकि वो अंदर है ही नहीं। तीसरा, या इतना ठीक है, दो कौन सा बता दिए, या अंदर बीजगणितीय योग जीरो हो तो जीरो हो जाएगा, या बाहर हो कोई तो उसका भी उससे संबंध क्या हो जाएगा? जीरो। तो इतना ठीक है। इसके अलावा मैं अगले पेज में बताने की कोशिश करूँगा। मैं एक शेप लूँगा, 3D का लूँगा, इस तरह का मैंने कोई आकृति ले ली। इस तरह की व्यवस्था हमने देखी, तो ये एक घन है, मान लो, ठीक है, माना कि घन है, घन मानो भाई। और घन नहीं मान घन का जब भी सवाल आए तो जो कमरा हो ना, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे को मान लेना घन। ठीक है। अब क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस घन से संबंधित मैं सवाल बताता हूँ। एक घन है, इसकी ये फलकें हैं, कितनी फलकें हो गई? 6। कितनी फलक हो गई? 6। अब बच्चों बात ये है कि इसके सभी कोनों पर
कहाँ गया भाई? चलो भाई, ज़्यादा प्रैक्टिकल। हाँ, एक गोला, दूसरा गोला, देखो जैसे मैंने बना दिया। एक गन है जिसके 8 सीट्स, कितने सीट्स है इस गन में? तो गन के बारे में पता होना चाहिए कि इसके 8 तो सीट्स है, 6 सतह है, और 4 और 4 8 और 12 तो भुजाएं हैं। पहले गन के बारे में पूरा पता होना चाहिए। 8 सीट्स है, 6 सतह है और 12 भुजाएं हैं। और यदि सुनना, यदि यह भुजा ए है और यदि यह भुजा ए है, सुनना ध्यान से, तो जो यह भुजा है ये कितनी होगी? √2a। यह ए है, यह ए है, तो यह √2a होगी। सुनना, और सभी भुजाएं ए है। बहुत काम की चीज़ बताऊंगा अभी, देखना, जादू है, देख लेना, ठीक है? ये ए है, ये ए है, तो ये विकर्ण हो गया एक वर्ग का √2a। ये आपको पता है कैसे आया? a² प्लस a² का अंडरूट, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडरूट, कर्ण आ गया, ये आ गया। अब जब आप ये देख रहे हो और ये भुजा देख रहे हो, तो ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो अब अपने को निकालना है, अब अपने को निकालनी है ये। क्लियर? ध्यान से देखना। तो जब ये √2a है और ये है, तो ये भुजा कितनी होगी? तो ये भुजा मैं आपको बता दूं, ये लंब है और ये कर्ण है, तो √2a लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडरूट कर्ण आ गया। तो ये हो जाएगा 2a² प्लस a² का अंडरूट, तो आंसर हो जाएगा 3a² का अंडरूट, तो ये हो जाएगा √3a। तो एक घन का जो विकर्ण होता है वो √3a होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। एक घन का जो विकर्ण होता है, घन में वर्ग का विकर्ण अलग होता है, ठीक है? तो ये अपन ने निकाला, कितना निकाला? √3a। अब सवाल के बारे में बात करें तो सवाल क्या क्या है, जल्दी से सवाल मैं लिख लेता हूँ। घन के सभी शीर्षों पर Q आवेश सममितता से वितरित है। सभी शीर्षों पर Q आवेश सममितता से चित्रानुसार रखा हुआ है। पहला, इस व्यवस्था में घन की सतह से घन की एक सतह से या ठीक है, तो ये मान लो इस व्यवस्था में घन से गुजरने वाला, सीधा कर दो और इजी, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। एक सवाल ये मान लो कि इस व्यवस्था में घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए।
अब आप बताएं क्या उत्तर होगा इसका। बताएं भाई, सोचें सोचें, फिर घन के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मुझे कराने हैं तो बच्चों देखो, सुनियो, जब भी घन के शीर्ष पर एक आवेश रखा हुआ है, सुनना, जब भी घन के शीर्ष पर आवेश संमितता से रखा है, तो यदि यह आवेश Q है तो इस Q का Q/8 भाग ही इसके अंदर होगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये Q है, संमितता से रखा हुआ है, तो इस Q का Q/8 भाग ही इसके अंदर है। और ऐसे कितनी बार 8 भाग अंदर है? 8 बार। तो समेसन Q कितना हो जाएगा यहाँ पे? Q/8 इंटू 8 बराबर Q। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/ε0। ये सूत्र होगा और समेसन Q कितना है? Q है। तो ये आपका आंसर। बस सिंपल, क्लियर, सिंपल सा तथ्य था। अब बच्चों इधर देखिए, अब अपने को क्या करना है, एक और अगर घन का चित्र बना के समझने की कोशिश करें तो एक और समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलो ऐसा है, ये क्या है? एक घन है, मान लो, ठीक है। और घन के केंद्र पर एक आवेश Q रखा है, सभी भुजाएं A है, सभी भुजाएं A है। अब क्या है क्वेश्चन? इस व्यवस्था में पहला, संपूर्ण घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? दूसरा, घन की एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? दोनों सवाल बता दिए। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि फाई बराबर समेसन Q/ε0 है। चूँकि पूरा का पूरा Q आवेश अंदर है, इसलिए फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0। कोई चिंता की बात नहीं है। अब एक सतह से पूछा तो अपने को पता है कि कुल फ्लक्स तो कितना है? Q/ε0 है, पूरे घन के 6 सतह से, घन से उसकी घन की 6 सतह से फ्लक्स कितना है? इतना। तो एक सतह से कितना होगा गुजरने वाला फ्लक्स? फाई डैश बराबर Q/ε0 बट्टा कितना हो जाएगा? 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? Q/6ε0। देखो ये है, इससे मान के चलो 60 यूनिट निकलता है फ्लक्स। कितना? 60 यूनिट। तो एक से कितना निकलेगा? 60 डिवाइडेड बाई 6, टोटल 6 सतह हैं, तो कितना होगा? और इससे कितना निकलेगा? 10। 10 इससे निकलेगा, 10 इससे निकलेगा, 10 ऐसे निकलेगा, 10। एक कांच वाला कमरा होता और उसमें एक बल्ब जला दिया तो क्या होता? उस कांच वाले कमरे में बल्ब जलाया तो सभी से प्रकाश निकलेगा। बीच में रखा हुआ है केंद्र पर, तो सममितता से निकलेगा, मतलब सबसे बराबर फ्लक्स निकलेगा। इससे भी, इससे भी, इससे भी सबसे बराबर निकलेगा। क्लियर? यही सवाल वापस बताता हूँ, यही सवाल में यदि ये केंद्र पर नहीं होकर कहीं और होता, यहाँ होता, मान लो यहाँ होता, तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। तो अगर ऐसी स्थिति में ये सवाल पूछा कि संपूर्ण घन से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अभी भी इस घन के अंदर ही है ये Q आवेश, भले कहीं भी हो, तो आंसर यही होता। लेकिन जब सतह से पूछते तो इससे अपन कहते कि नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसके जो पास वाली भुजाएं हैं, सतह है,
वहाँ से फ्लक्स अधिक निकलता, दूर वाली से कम निकलता, इसलिए बट्टा 6 करना सही नहीं होगा, सममितता नहीं होगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ नोट, केंद्र पर आवेश न होने की स्थिति में यह सवाल करना संभव नहीं है। अगर केंद्र पे नहीं हो तो यह सवाल करना संभव नहीं है। यहाँ तक एक बार देखो, फिर अगला टॉपिक चलते हैं अपन। जल्दी से देखिए, जल्दी से इस सवाल को समझने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में आया हुआ है और किताब के पीछे भी है और नीट में भी आया हुआ है भाई, ये सवाल नीट में भी आया हुआ है, इसलिए शांति से इसको समझने की कोशिश करें। अगला, कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। अब अपने को व्युत्पत्ति करनी है सूत्र की, लाना क्या है, फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ, फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ अपने को लाना है। तो अपन क्या करेंगे, माना एक वृत्ताकार गाउसीय पृष्ठ केंद्र O पर आवेश Q रखा गया है, पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल S है तथा गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या R है। जो मैंने लिखा वो मैंने यहाँ छाप दिया। क्लियर? एक अल्पांश ds
चित्रानुसार लिया जिसका क्षेत्रफल सदिश ds q के कारण विद्युत क्षेत्र E के ds q के कारण विद्युत क्षेत्र E की दिशा में है। जैसे मान के चलो मैंने ds ऐसे बना लिया और E मैंने यहाँ बना लिया, दोनों एक ही दिशा में है, तो मुझे कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं। ठीक है, और मैं ये भी कह सकता हूँ तीसरा और सदिश ले लूँ आर कैप भी यही दिशा होगी, तो ds की दिशा भी यही होगी, E की दिशा भी यही होगी, आर कैप की दिशा भी यही होगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है। अल्पांश ds पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा दूरी कितनी r स्क्वायर r कैप के क्यू बटा r स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब विद्युत क्षेत्र आ गया, अतः अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स कितना डी फाई होगा? कितना होगा? E डॉट ds। चूंकि, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? डी फाई बराबर E ds cos 0, और ये हो जाएगा डी फाई बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू डी एस। ध्यान से देखिए, ये हो गया चौथा, और पीछे आप बता सकते हो चूंकि cos 0 कितना है? चूंकि cos 0 डिग्री कितना है? 1 है, तो ये आ गया अपना डी फाई बराबर E डॉट डी एस। अब संपूर्ण सतह से, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ? कुल फ्लक्स की जगह दोनों तरफ क्या करूँगा? समाकलन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी फाई बराबर ई डी एस और दोनों तरफ समाकलन। ठीक है भाई, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने? समाकलन कर दिया। अब डी फाई का समाकलन तो हो जाएगा फाई, ई जो है वो नियत होगा इसलिए बाहर आ जाएगा और बचेगा डी एस। और आप पीछे समीकरण का नाम दे सकते हो, कितनी हो गई? समीकरण 4, तो ये हो गई 5, तो ये हो गई समीकरण 6। और आप पीछे बता सकते हो चूंकि ई क्या है? ई नियत है, सममितता के कारण ई क्या है? ई नियत है। अब यहाँ पे देखिए ई का मान 1 में था, तो समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखो भाई, ई का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर r कैप। वैसे परिमाण की बात कर रहे हैं तो अपने को r कैप लेने की ज़रूरत नहीं है, और इधर भी अगर आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो इसको आप हटा सकते हो।
कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है, सीधा विद्युत क्षेत्र। क्लियर? तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र, इंटीग्रेशन ds। यहाँ इंटीग्रेशन ds गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो है 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए फाई जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, और जो फाई का अंतिम मान आया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आया। तो ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया समीकरण 9। अतः इस प्रकार गाउस का नियम, कूलॉम के नियम से, कूलॉम का नियम के क्यू बटा आर स्क्वायर ई का सूत्र रखा, उससे गाउस का नियम व्युत्पन्न किया, तो फाई आया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। कितना आया? क्यू बटा, यही गाउस का कथन है, यही गाउस का कथन है। अतः अपन ने कूलॉम के नियम से गाउस का नियम व्युत्पन्न कर दिया। अतः अपन ने कूलॉम के नियम से गाउस का नियम व्युत्पन्न कर दिया। एक बार पुनः देखना चाहो तो डेरिवेशन देख लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ पुस्तक वाले, कुछ किताब वाले यहाँ पे जो डायग्राम लेंगे वो असममित वाला लेके करेंगे, ठीक है, लेकिन अपन ने उसमें से एक आकृति क्या माना? गोलीय पृष्ठ मान लिया, गाउसीय पृष्ठ। इससे करना आसान होता है, इसमें गलतियाँ नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको आसान मेथड बताया है। ये वैसे बेसिकली एनसीईआरटी मेथड है और ये आसान है, इसलिए मैं इस मेथड को प्रेफर करता हूँ ताकि सभी बच्चे कर पाएँ, गलती ना करें बस, ठीक है। इस मेथड को मैं हटा देता हूँ, बाद में अगर करना हो तो करवा दूंगा, बाकी ये आसान मेथड है, मेरे हिसाब से आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। एक बार आगे कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज अपन ने गाउस का नियम पढ़ा, उसका कथन पढ़ा जो पेपर में अक्सर आता, 1 नंबर फिक्स करना है तो आज ही इसको याद कर लीजिए। फिर है गाउस, कूलॉम के नियम से गाउस के नियम जो है उसकी व्युत्पत्ति, तो ये अपन ने व्युत्पत्ति की किससे? कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की, आसानी से करते गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुनः अगर देखना है तो देख लो कि मैंने विद्युत क्षेत्र का सूत्र रखा, तो इस बिंदु से इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो आपको पता है के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा, तो मैंने लिखा के क्यू, के ही है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। फिर फ्लक्स की बात आई, क्योंकि फ्लक्स का डेरिवेशन है, तो अल्पांश के लिए फ्लक्स की बात की तो डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, आपको पता है, और डॉट इन दोनों के बीच में कोण कितना दिख रहा है? ई व डी एस के बीच में थीटा 0 डिग्री, और आपको पता है डॉट होता है कॉस थीटा, डॉट होता है कॉस थीटा, और कॉस यहाँ हो गया 0, और कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, तो सिंपली डी फाई बराबर ई डी एस आ गया। अब ई का मान मैंने निकाला हुआ है संपूर्ण सतह के लिए, तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ समाकलन करूँगा, मैंने समाकलन कर दिए। ई नियत होगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे है और सब जगह से दूरी समान है, तो देखो क्यू समान है, आर समान है, दूरी भी समान है, तो इसलिए ई नियत होगा। कोई लोग पूछेंगे ई क्यों नियत है? तो देखो केंद्र पे ई नियत है और आर वृत्ताकार, ये जो गोलीय पृष्ठ है इसकी दूरी सभी से क्या होगी? आर समान होगी, इसलिए ई नियत होगा। ई बाहर आ जाएगा और ई का मान अपन यहाँ से यहाँ रख देंगे। आगे देखो ई बाहर आ गया और ई का मान अपन ने वहाँ से रख दिया। ये डी एस है, ये डी एस क्या है? तो देखो डी एस, छोटे छोटे ऐसे डी एस अल्पांश है, तो ये कुल मिला के किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है? गोले का। किसका है भाई? गोले का। तो मैंने सीधा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया। जब मैंने ये रखा तो ये काटा काटी हुई और ये आंसर आ गया। इसी के साथ बेटा आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि बेटा जितना पढ़ा जाए रोज़ उतना उतना कवर कर लो, फिजिक्स बिल्कुल आसान लगेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में मैंने घन वाले जो आज आंकिक प्रश्न कराए हैं वो ज़रूर करें, ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में आते हैं। और आप अपने मित्रों को, आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के बारे में बताएं, ताकि इस कोरोना काल में जहां उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, वो इस कोर्स के माध्यम से नगण्य फीस के माध्यम से, बहुत कम फीस ली जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त करें, सीख पाएँ और एक एक वीडियो को बार बार देखें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।